बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो बच्चों, आपको पता है आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पाठ जिसका शीर्षक है बच्चों कहानी लेखन। यानी कि आज हम पढ़ने वाले बच्चों स्टोरी राइटिंग कैसे करते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत पसंद आएगा क्योंकि कहानियाँ तो सभी को पसंद होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। कहानी लेखन एक उत्कृष्ट कला है। हिंदी साहित्य में इस विधा का महत्वपूर्ण स्थान है। कहानी पढ़ना तथा कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग को या किसी समस्या को आधार बनाकर उसे प्रस्तुत किया जाता है। कहानियां निम्नलिखित शीर्षकों पर पूछी या लिखवाई जा सकती हैं। पहला है किसी शैक्षिक शीर्षक पर, दूसरा है दिए गए संकेतों पर, तीसरा है दिए गए चित्रों पर। तो आइए बच्चों जानते हैं कि एक अच्छी कहानी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, पहली और महत्वपूर्ण बात, कहानी कैसी होनी चाहिए? सरल भाषा में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कहानी मनोरंजन पूर्ण होनी चाहिए। तीसरी, कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए। चौथी बात, कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए। और पांचवी महत्वपूर्ण बात, कहानी लिखने से पूर्व उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। छठी बात, कहानी का प्रारंभ सुंदर तथा आकर्षक रूप से करना चाहिए। सातवां बिंदु है बच्चों, कहानी अधिक से अधिक 150 शब्दों में लिखनी चाहिए। आठवां है कहानी से मिलने वाली शिक्षा कहानी के अंत में अवश्य लिखनी चाहिए। तो बच्चों, एक कहानी को लिखते समय आपको इन सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आप एक अच्छी कहानी लिख पाएंगे। तो आइए बच्चों कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहली कहानी है समय का मूल्य। तो मैं कहानी शुरू कर रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। विजय 8वीं कक्षा में पढ़ता था। यद्यपि वह बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी कि वह अत्यंत लापरवाह था। कोई भी कार्य समय से नहीं करता था। उसकी इस आदत से घर में उसके माता पिता और विद्यालय में शिक्षक बहुत परेशान रहते थे। सुबह उसे जबरदस्ती माँ उठाती और स्कूल भेजती थी। वापस लौटने पर वह अपने बैग, स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, मोजे सब इधर उधर फेंक देता। माँ उसके पीछे परेशान रहती। किसी तरह कई बार कहने पर वह खाना खाता, फिर खेलने में जुट जाता। जब माँ उससे होमवर्क करने को कहती तो वह कहता अभी कर लूंगा। इस तरह कई बार कहने पर वह पढ़ाई करता। उसकी इस आदत से माँ काफी परेशान हो गई थी। एक दिन माँ ने मन में कुछ निश्चय किया। सुबह होने पर माँ ने उसे जगाया नहीं। काफी देर से उसकी नींद खुली। घड़ी पर नजर गई तो देखा स्कूल रिक्शा आने का समय हो गया है। किसी तरह हड़बड़ी में उल्टा सीधा तैयार होकर वह स्कूल पहुंच गया। घर वापस आने पर माँ ने उससे कुछ नहीं कहा। वह अपना सामान इधर उधर फेंक कर खेलने लगा। शाम को उसकी माँ उसे प्रतिदिन हलवा या नाश्ता देती थी, लेकिन आज तो माँ ने बनाया ही नहीं। विजय ने ध्यान नहीं दिया और पार्क में खेलने चला गया। वापस आने पर भी माँ ने उसे पढ़ने के लिए नहीं कहा। वह टीवी देखने में व्यस्त हो गया। इस तरह करते करते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन उसने देखा कि खाने की मेज पर 6 प्लेटों में हलवा रखा है। माँ ने उससे हलवा खाने को कहा। वह बोला, माँ इतना हलवा मैं एक साथ कैसे खा पाऊंगा? अब माँ ने समझाया, बेटा जब तुम 6 दिन का हलवा एक साथ नहीं खा सकते तो तुम एक साथ सारी पढ़ाई कैसे कर पाओगे? अब विजय की समझ में आ गया। उसने माँ से माफी मांगी और हर काम समयानुसार करने लगा तथा प्रतिदिन अध्ययन करने लगा। इससे उसके माता पिता और अध्यापक बहुत खुश हुए। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें प्रतिदिन पढ़ाई समय से करनी चाहिए तथा अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार हमने कहानी लिखी। उसको क्या लिखना है? संक्षिप्त शब्दों में लिखना है, कम से कम 150 से 200 शब्दों में समेट देना है और अंत में उसकी शिक्षा भी जरूर लिखनी है। आइए बच्चों, अब हम एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। इसका शीर्षक है विनम्रता। विनीत एक धनी परिवार का बालक था। वह बहुत ही सुशील और विनम्र था। इन्हीं गुणों के कारण वह सभी को बहुत प्यारा था। विनीत नगर के एक विद्यालय में पढ़ता था। वह अपने स्वभाव के कारण सभी छात्रों का प्रिय हो गया था। वार्षिक परीक्षा निकट थी। उसका एक सहपाठी आशीष उसके घर आया। उसे घर आया देखकर विनीत बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसका परिचय अपने माता पिता से कराया। आशीष एक साधारण परिवार से था। उसके पास कुछ विषयों की पुस्तकें नहीं थी। उन्हीं पुस्तकों को वह विनीत से अक्सर लेकर काम चलाता था। उन दोनों की मित्रता देखकर वैभव नाम का एक शरारती बालक अप्रसन्न रहता था, यानी कि दुखी रहता था। अक्सर वह विनीत की पुस्तकें ले लेता, कभी उन्हें फाड़ कर फेंक देता, परंतु विनीत से उसकी चर्चा कभी किसी से नहीं की थी। वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने के 2 दिन शेष रह गए। वैभव ने विनीत व आशीष को कक्षा के बाहर पकड़कर कहा,
यदि तुम दोनों ने परीक्षा में मेरी सहायता नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह बातें पास से गुजरते हुए एक छात्र ने सुन ली। उसने जाकर कक्षा अध्यापक को बताया। कक्षा अध्यापक ने विनीत, आशीष और वैभव को कक्षा में बुलाकर सारी बातों को पूछा। वैभव भी सुनता रहा और बीच बीच में अध्यापक से निगाह बचाकर दोनों को घूर घूर कर देखता रहा। विनीत ने वैभव की शिकायत करके अध्यापक से कहा, गुरुजी इसे क्षमा कर दें, यह भी तो सहपाठी है, आशीष की तरह यह भी मेरा मित्र है। गुरुजी उसकी बात सुनकर मौन रहे। विनीत वार्षिक परीक्षा में संपूर्ण विद्यालय में प्रथम आया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उसे सर्वोत्तम छात्र घोषित किया। उसके विनम्र स्वभाव की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए प्रधानाचार्य महोदय ने सभी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, प्यारे छात्रों, तुम्हें भी विनीत जैसा बालक बनना चाहिए। धनी परिवार का पुत्र होते हुए भी उसमें बिल्कुल घमंड नहीं है। शिक्षा तो हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए तथा अपने सहपाठियों की सहायता करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगली कहानी है दीनों पर दया, यानी कि गरीबों पर दया। शुरू करते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे एक अच्छी कहानी आप लिख सकते हैं। किसी गांव में रामू नाम का एक बूढ़ा रहता था। उसके 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम सोहन, मझले पुत्र का नाम रोहन और सबसे छोटे पुत्र का नाम मोहन था। तीनों ही घर का सारा काम संभालते थे तथा बारी बारी जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे। एक दिन सोहन जंगल में लकड़ियां काटने गया। दोपहर तक उससे बहुत सी लकड़ियां काट ली। जब सूरज अपनी तेज गर्मी करने लगा तो वह एक पेड़ की छाया में बैठकर रोटी खाने लगा। तभी एक बौना वहां आकर उससे बोला कि मुझे भी एक रोटी दो, मैं बहुत भूखा हूँ। लेकिन सोहन ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और अपना मुंह फेर लिया तथा रोटी खाने लगा। बौना उदास हो गया और कुछ बोलकर वहां से चला गया। खाने के पश्चात जब सोहन लकड़ियों का गट्ठर बनाने चला तो देखा कि लकड़ियां गायब हैं। उस दिन बिना लकड़ी के वह घर गया। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला, न रोटियां बनी। अगले दिन रोहन भुने चने लेकर लकड़ियां काटने गया। लकड़ियां काटकर उसने उनका गट्ठर बांधा और पेड़ की छाया में बैठकर खाने लगा। तभी वही बौना फिर आया और रोहन से चने मांगने लगा। रोहन ने भी उसके साथ रूखा व्यवहार किया और उसे खाने को चने नहीं दिए। बौना फिर कुछ बुदबुदाकर उदास होकर चला गया। चने खाकर जब रोहन गट्ठर को उठाने चला तो गट्ठर वहां नहीं था। वह भी खाली हाथ घर वापस गया। तीसरे दिन मोहन की बारी थी। लकड़ी न होने के कारण उस दिन भी रोटी नहीं बनी थी, इसलिए वह चिवड़े लेकर लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया। उसने भी अपना काम समाप्त किया और चिवड़े खाने के लिए बैठ गया। तभी वही बौना फिर से वहां आया और भूखा होने के कारण चिवड़े मांगने लगा। मोहन को उस पर दया आ गई और बौने को चिवड़े दे दिए। बौने ने 2 दाने खाने के बाद कहा कि मैं बौना हूँ, 2 दाने खाने से मेरा पेट भर गया, अब बाकी चिवड़े तुम खा लो। मोहन जैसे ही चिवड़े खाने लगा वैसे ही चिवड़े सोने चांदी बन गए। मोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बौने की तरफ देखने लगा तो वहां उसके स्थान पर भगवान विष्णु खड़े थे। उन्होंने मोहन से कहा, मैं तुम तीनों भाइयों की परीक्षा ले रहा था। जो दीनों पर दया दिखाते हैं, मैं उन पर अपनी कृपा करके उन्हें उपहार देता हूँ। तुम्हारे दोनों भाई परीक्षा में सफल नहीं हो सके, इसीलिए मैंने उन्हें दंड दिया। परंतु तूने एक भूखे पर दया दिखाई, इसलिए तू मांग, क्या वरदान मांगता है? मोहन ने उनसे कहा, प्रभु आप मेरे दोनों भाइयों को क्षमा कर दीजिए और हमारा घर धन धान्य से भरा पूरा रहे। प्रभु ने इसे वरदान दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद तीनों भाई पिता के साथ सुख से रहने लगे। अब वे सभी की मदद करते थे। तो बच्चों, शिक्षा क्या मिली इस कहानी से? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें गरीब, निर्धन और असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, आपको अच्छी से कहानी समझ में आई होगी और आपने देखा कि किस प्रकार से हम अच्छी कहानी लिख सकते हैं। आइए अब चौथा उदाहरण देखते हैं जिसका शीर्षक है परोपकार। तो बच्चों, इटली में एक नगर है फ्लोरेंस। लगभग 160 वर्ष पूर्व इस नगर में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल पड़ा और उसका लालन पालन इंग्लैंड के एक नगर डार्लीशायर में हुआ। बचपन से ही उसमें दुखी इंसानों और जानवरों की सेवा करने की प्रबल इच्छा थी। एक बार किसी गडरिये के कुत्ते की टांग टूट गई। बेजुबान कुत्ते पर उसे दया आई और उसने टूटी हुई टांग पर पट्टी बांध दी। बड़ी होकर नाइटिंगेल लंदन होती हुई जर्मनी के नगर केसर जोर गई। वहां
नर्सिंग विद्या सिखाने के स्कूल में उसने 6 महीने तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहां से फ्रांस के अस्पतालों में रहकर नर्सिंग यानी मरीजों की सेवा का नवीन ज्ञान प्राप्त किया। लंदन वापस आकर उसने एक नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल खोल दिया। सन 1834 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस से रूस की घमासान लड़ाई हुई। लंदन के एक समाचार पत्र में घायलों की दुर्दशा पर दिल हिला देने वाला एक लेख छपा, जिसे पढ़कर नाइटिंगेल रो पड़ी। वह अपने स्कूल की सभी छात्राओं को साथ लेकर सकोतरी नामक नगर में स्थित अस्पताल में पहुंच गई। वहां उन्होंने अपने साथियों की सहायता से घायलों के कपड़े बदले, गंदे कपड़ों को धोया और सहानुभूति के साथ उनकी मरहम पट्टी तथा सेवा शुश्रूषा की। भोजन और दवाओं का भी प्रबंध किया। लगभग 2 वर्ष तक युद्ध चला। इस बीच अस्पतालों का सारा प्रबंध फ्लोरेंस नाइटिंगेल के हाथ में रहा। जब वह घायलों को देखने के लिए जाती थी तो घायलों का आधा दुख समाप्त हो जाता था। बाद में यही महिला लैंप वाली महिला के नाम से विख्यात हुई। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दुखी तथा घायलों की सेवा व सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद भी आ रही होगी, इसके साथ आप इनसे शिक्षा भी ले रहे हैं। अब ऐसा ही एक उदाहरण देखते हैं अगली कहानी का। ऐसा था फकीर चंद्र। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। 22 मार्च 1958 सुबह के 4 बजे थे। तो बच्चों, आप ऐसे ही दिनांक या घटना देते हुए भी आप उस कहानी को शुरू कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एक दिनांक के साथ, यहाँ पे समय के साथ क्या हुई है, कहानी शुरू हुई है। सुबह के 4 बजे थे। 2 आदमी तिलक ब्रिज और मिंटो ब्रिज के बीच बड़ी सावधानी से रेलवे लाइन की फिश प्लेट खोल रहे थे, किंतु देशभक्त बालक फकीर चंद के कारण दोनों देशद्रोही अपनी योजना में कामयाब नहीं हो पाए। इस प्रकार एक भयंकर रेल दुर्घटना होने से टल गई। उस समय फकीर चंद 14 वर्ष का था। प्रातःकाल भ्रमण के लिए घर से निकला था। फकीर चंद की दृष्टि इन आदमियों पर पड़ी। पहले तो उसने सोचा कि ये रेलवे कर्मचारी होंगे। फिर वह सोचने लगा कि सुबह के 4 बजे रेलवे कर्मचारी नहीं हो सकते, वे रंग ढंग से आतंकवादी लग रहे थे। जब फकीर चंद्र ने पास जाकर देखा तो यह देखकर चौंक पड़ा कि वे पहले से ही फिश प्लेट खोल चुके थे। यह देखकर उसने दोनों देशद्रोहियों को ललकारा। कहते हैं कि चोर के पांव नहीं होते। एक हथौड़ा छेनी छोड़कर भाग खड़ा हुआ, किंतु दूसरा फकीर चंद्र पर झपट पड़ा। फकीर चंद भी उससे भिड़ गया। दोनों में गुत्थम गुत्था हो रही थी। एक सज्जन वहां आ गए। उन्होंने एक आदमी को दबोच लिया। थोड़ी ही देर में वहां भीड़ एकत्र हो गई। भाग जाने वाला भी गिरफ्तार कर लिया गया। सभी लोग फकीर चंद्र की हिम्मत और समझदारी की ढेरों प्रशंसा कर रहे थे। यदि फकीर चंद्र साहस बटोरकर उन्हें नहीं ललकारता, जिसमें उसकी जान का भी खतरा था, तो आज हजारों व्यक्तियों की जानें चली जाती। अखबारों ने फकीर चंद्र के फोटो छापे। भारत सरकार ने भी उसे सम्मानित किया। तो शिक्षा क्या मिली बच्चों? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश के प्रति भक्ति भाव रखना चाहिए तथा देश के दुश्मनों से लड़ने को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण आपको दिया गया है, देखिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, यानी बिना विचार के जो काम करता है वो पीछे पछताता है। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को, ध्यान से सुनिएगा। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे भिक्षाटन करके अपनी जीविका का निर्वाह करते थे। उन्होंने एक नेवला पाल रखा था। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी को एक पुत्र हुआ। उसी समय नेवला भी एक बच्चे को जन्म देकर मर गया। माँ से अलग होने के कारण ब्राह्मणी ने नेवले का पालन पोषण पुत्रवत ही किया। नेवला भी ब्राह्मण के बच्चों से भाई के समान स्नेह रखता था। आगे बढ़ते हैं। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी पानी भरने के लिए कुएं पर गई थी। उस समय उसका पुत्र सो रहा था। तभी राजा के सेवक ने आकर ब्राह्मण से कहा, राजा ने तुम्हें यज्ञ के लिए बुलवाया है। उस समय घर पर केवल पुत्र था, वह सो रहा था। ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया, लेकिन दक्षिणा पाने के कारण मोह में नेवले को पुत्र की रक्षा करने का निर्देश दे दिया और स्वयं राजा के यहाँ चला गया। उसी समय अचानक कहीं से एक काला सांप निकल आया। वह सोते हुए बालक की ओर जा रहा था। नेवले ने सांप को देखा और भाई की रक्षा के लिए सांप पर टूट पड़ा। दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। अंत में नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले। अपने भाई की रक्षा करके वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि वह आगे जाकर ब्राह्मणी के मुंह में लगा खून दिखाएगा तो ब्राह्मणी उसके ऊपर खुश हो जाएगी। वह प्रसन्न होकर द्वार पर बैठ गया। जब ब्राह्मणी पानी लेकर लौटी तो उसने उसके द्वार पर नेवले को बैठा हुआ देखा। उसके मुंह में खून लगा देखकर उसने सोचा, जरूर इसने अकेला पाकर मेरे बेटे को काट लिया है। वह विलाप करती हुई द्वार पर आई और उसने नेवले से कहा,
तू तो अपनी जाति का असर दिखा ही दिया। यह कहकर उसने पानी से भरा घड़ा नेवले के ऊपर पटक दिया। बेचारा नेवला मर गया। बिलखती हुई ब्रह्मणी अंदर पहुंची। उसने पुत्र को सुख से सोता हुआ पाया। पास में ही सांप के टुकड़े पड़े थे। अब ब्राह्मणी को पूरी बात समझ में आ गई। अब वह नेवले के लिए रोने लगी। हाय पुत्र, मैंने तुझे बिना सोचे ही समझे ही मार डाला। तभी ब्राह्मण भी आ गया। रोते रोते ब्राह्मणी ने सारी बात बताई। ब्राह्मण ने कहा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो बच्चों, इससे क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य सोच समझकर ही करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। तो बच्चों, आपने 6 कहानियां देखी, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कहानी की कैसे लिखते हैं, आपने कैसे इसकी शुरुआत करनी है, कैसे अंत करना है, आपको शिक्षा भी लिखनी है और साथ ही आपको उसको क्या करना है, 150 से 200 शब्दों में समेटना है। तो आइए एक बार दोहरा लेते हैं। इस पाठ में आपने क्या क्या सीखा? कहानी लेखन एक उत्कृष्ट कला है। कहानी निम्नलिखित शीर्षकों पर पूछी या लिखवाई जा सकती है। पहला है किसी शैक्षिक शीर्षक पर, दूसरा दिए गए संकेतों पर, तीसरा है दिए गए चित्रों पर। कहानी लेखन हमेशा भूतकाल में ही करना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप अच्छे से इस पाठ को समझ गए होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास अवश्य कीजिए।